जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे, आज का जो हमारा सेट है एनटीपीसी सीबीटी 2 28/12/2020 को पूछे गए सेकेंड शिफ्ट का। पहले मैं साइंस का डिस्कशन कराऊंगा। तो 28/12/2020 एनटीपीसी सीबीटी 1 शिफ्ट 2 क्वेश्चन आप सबों को स्क्रीन पे मिलेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ये सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। आप ऑप्शन की ओर देखेंगे। पहले मैग्नेटिक टैप रोम, सीडी रोम, फ्लॉपी। दोस्तों, कंप्यूटर में आपसे ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप फुल फॉर्म पे ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, इसमें बोल रहा है सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो होगा आपका आंसर होगा प्रोम। प्रोम क्या होता है? ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है सीडी रोम। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रोम क्या है? एक अस्थाई युक्ति है। अस्थाई युक्ति एक प्रकार का डिवाइस है जो उपयुक्त मतलब उपस्थित डाटा को विशेष डाटा में परावर्तित करती है। वो हो गया आपका ये परमानेंट स्टोरेज, जिसे हम अस्थाई युक्ति कहते हैं, वो प्रोम है। प्रोम इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो मैग्नेटिक टैप, सीडी रोम और फ्लॉपी ये क्या है? सहायक मेमोरी है, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोम, वो आपका सहायक मेमोरी नहीं है। दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये भारत के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 1966, 1969, 1968 और 1967। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आप नाम सुने होंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक का कहा जाता है, जिसे, ठीक है। तो आप ये नोट करेंगे, ये आपका आंसर होगा 1969। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, 1956। नोट डाउन करें। दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में कौन से अदिश राशि है? अब हम राशि की बात करेंगे। राशि दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका अदिश राशि, एक हो जाता है सदिश राशि। इसे इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्वेश्चन सदिश ना लिख के वेक्टर के बारे में लिख देगा आपको, और स्केलर क्वांटिटी कहते हैं।
ठीक है, देखिए आप ना, अगर आप नहीं जानते फिर भी मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। देखिए अदिश, आ मतलब नहीं, आशा मतलब है, तो जिसके पास दिशा है वो सदिश है, जिसके पास दिशा नहीं है वो अदिश है। इसके पास क्या क्या होता है, तो इसके पास आपका जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिमाण होता है, मात्रक तो होता ही है, और इसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, ठीक है, मात्रक भी होगा और आपके पास डायरेक्शन भी होगा। देखिए ये होगा। उसके बाद आप समझेंगे कि अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा दोनों के आपको। जैसे देखिए आप इसका एग्जाम्पल, जैसे ना आप इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक हो गया केजी, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब आपका क्या हो जाता है, जूल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद धारा हो गया, एम्पियर हो गया, दाब हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, दाब हो गया, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसमें आप देखेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल, जिससे में आपका विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर हो गया, त्वरण हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल हो गया यानी न्यूटन, संवेग न्यूटन सेकेंड हो गया, और आवेग। आप इसे चाहे तो और भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें पूछता है कि कौन सा दो है, तो संवेग और आवेग दोनों का जो एसआई मात्रक है समान है। अब संवेग को कहते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। आप देखो हम आपको निकालने भी सिखाते हैं। आवेग मतलब इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। देखिए मास को लिखेंगे केजी और मीटर पर सेकेंड, ये आवेग का एक फॉर्मूला, ये भी हो जाएगा आपका। और दूसरा ये फोर्स, फोर्स को आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं ये एफ बराबर, एफ इसके बराबर, एफ बराबर होता है एम ए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से सेकेंड कट जाएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड। ये आपका, आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो था इसमें से संवेग था, ये क्या है, सदिश राशि है। ऑप्शन बी इसमें था बल, ये भी आपका सदिश राशि है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है यानी ये अदिश है। और आपका वेग, वेग क्या है, सदिश राशि है, तो आपका नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, देखिएगा मैं कैसे इसको निकालूंगा। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सुने होंगे, एक बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, एक गेल लुसाक नियम होता है। देखिए बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और गेल लुसाक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। हम आपको बारी बारी से सबके बारे में बता रहे हैं, आप आराम से देखिएगा। हम बॉयल्स लॉ के बारे में पहले हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एक आप फॉर्मूला नाम सुनेंगे, पीवी बराबर एन आर टी।
ये क्या है, आदर्श गैस इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक इस फॉर्मूला के सहारे से आप कैसे तीनों के बारे में, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आ रहा है तो आप कैसे इससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, इसकी नहीं है, यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट को भी आप काट दीजिए। तो पी वी बराबर इधर आप कट गया तो कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, यहाँ वॉल्यूम इधर आ जाएगा तो कांस्टेंट बटा प्रेशर, आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाइए, ये चला जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से हटाइए, यानी इसमें जो वॉल्यूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। प्रेशर के मान अगर हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये अगर हम घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक का मान बढ़ा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग P1 बटा V2 बराबर P2 बटा P1, तो ये आपका हो गया बॉयल्स लॉ से। अब दूसरा हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ। मैं उसी फॉर्मूला से फिर बना रहा हूँ, आप देखेंगे इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे अगर आप भूल भी गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। पी बराबर NRT। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका जरूरत नहीं, इसका जरूरत नहीं, प्रेशर काट दीजिए, यानी V बराबर T। ठीक है, तो आप जानते होंगे, इसको हटाने के लिए आप तो इसका प्रयोग करेंगे, यानी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम बढ़े, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर ये घटा तो ये घटेगा। तो V1 बटा V2 बराबर T1 बाय T2, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तीसरा आपका जो है गे-लुसाक लॉ जो है, इसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। इसमें देखिए फिर उसी फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है, आपका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, यानी प्रेशर जो है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर उसी तरह टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 बाई P2 बराबर T1 बाय T2। आप इन चीजों को आराम से समझ लीजिए, यही आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर था ये बॉयल के नियम के अनुसार, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दूसरा था चार्ल्स के नियम के अनुसार, उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। और तीसरा ऑप्शन नंबर जो है गे-लुसाक के नियम, उसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी 4 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन से देखेंगे फिर हम बताएंगे। बड़ी आंत, ऑप्शन बी हृदय, फिर रक्त, और 4 है धमनी। देखिए अब ये परिसंचरण था, जिससे मान के चलिए आप नहीं भी जानते इसके बारे में, लेकिन आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए संचरण मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। आप बताइए, बड़ी आंत तो अपने जगह पे फिक्स रहता है, ये तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन हृदय, आप बोलेंगे हृदय भी तो फिक्स रहता है, हृदय फिक्स जरूर रहता है अपने जगह पे, लेकिन क्या करता है, ये ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, तो इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हृदय को क्या कहते हैं, आपको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का ये अंग है। रक्त जो है वो भी परिसंचरण तंत्र का अंग है। आपसे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है।
इसे हिंदी में बोला जाता है तरल संयोजी उत्तक। अब धमनी है, तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, शुद्ध रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। एक होता है आपका सीरा, ये क्या होता है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाना। अब हम लोग ऑप्शन नंबर एक ही देखेंगे, क्यों नहीं है पर। तो बड़ी आंत आप जानते होंगे कि बड़ी आंत ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का एक अंग है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में भोजन से संबंधित, पाचन से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं, तो फिर वो आपका पाचन तंत्र का अंग कैसे हुआ। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। ठीक है, पाचन संबंधित कोई कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के टोटल 3 भाग होते हैं। एक होता है सीसियम बोलते हैं इसे, दूसरा होता है सीसियम कोलोन, और एक तीसरा जो होता है वो रेक्टम होता है। तो दोस्तों आप इस चीजों को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, मेरे पास क्वेश्चन है हमारे हाथ में। ठीक है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ये क्या किया है, पूरा डिफिनेशन ही उठा दिया है। तो ऑप्शन क्या है, आउटपुट प्रोसेस, दूसरा क्या है प्रोग्रामिंग, तीसरा प्रोसेसिंग, और चौथा इनपुट डिवाइस। तो क्या होगा इसका आंसर, आउटपुट प्रोसेस का ये इसका आंसर है। इनपुट डिवाइस में जैसे आपका हो जाएगा कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, ठीक है, बार, स्कैनर, रीडर है, ये सब आ जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा एक्सटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी, आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमी के मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है वर्गीकी, यानी साधारण भाषा में हम अगर बोले हैं तो वर्गीकरण। तो आप जानते हैं कि कैरोलस लिनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये आपके संपूर्ण जीवों को 2 कैटेगरी में, 2 किंगडम में विभाजित किया था। पूछा जाएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो लिनियस साहब दिए थे। कौन कौन, एक आपका प्लांट किंगडम होता है, और दूसरा आपका एनिमल किंगडम होता है। ठीक है, 1753 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचर। इन्होंने उस पुस्तक में इसका उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है,
अब उन्हें क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। इनके अनुसार किसी भी जीव का जो नामकरण होता है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से होता है। आप सुने होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं आपको, होमो सेपियंस। अब देखिए, होमो मतलब होता है वंश और सेपियंस मतलब होता है जाति। ये होमो सेपियंस जो है, तो लैटिन भाषा के दो शब्द, होमो पहला वाला जो होता है वो वंश को डिसाइड मतलब बतलाता है, दूसरा शब्द होता है वो जाति को बतलाता है। ये हमारा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो आपसे जो भी सवाल इससे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। डॉग टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, द्विनाम पद्धति और फादर और टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी लिनियस। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 7 आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, का सिद्धांत E बराबर mc²। तो आप जानते होंगे, इसका भी ऑप्शन है आपके पास, WC रोन्टगन, केल्विन, न्यूटन, चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए, तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव या उत्सर्जन के लिए मिला था, सापेक्षिकता के लिए नहीं मिला था। ये चीज आप याद रखेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर की ओर मूव करेंगे। केल्विन, देखिए ये तापमान का SI मात्रक है। ठीक है, न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन साहब ने दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बार्क, फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। कहाँ है? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में बार्क की स्थापना हुई थी। ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना, बस इसके बारे में आप इतना ही याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है, तो आप आंसर नंबर ऑप्शन मुंबई मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब डी में आप लोग क्या है, तारापुर में 1969 में जो अभी हमने बताया था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 10, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है? आप इस सब में सिर्फ क्या करना है, आपको फुल फॉर्म ज्यादा बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसको फुल फॉर्म सिर्फ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये है नॉमिनल इंटरनल यूनिट। ऑप्शन बी है आपको नेटवर्क इंटरफेस
यूनिट। सी है आपको नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज। और चौथा है नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। तो आपका इसका आंसर होगा आपको नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन देखिए है आपका फायर ब्लाइट है, आपका रेड रस्ट रोग है, सी नंबर आपका ऑप्शन है टिक्का रोग है, 4 जो है ग्रीन ईयर रोग है। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, आप देखते रहे। फायर ब्लाइट जो है वो सेब का जो रोग है, सेब से संबंधित रोग को हम फायर ब्लाइट कहते हैं। रेड रस्ट रोग जो होता है चाय की फसल में होता है। टिक्का रोग जो होता है वो आपका मूंगफली में होता है। और ग्रीन ईयर रोग जो होता है वो बाजरा में होता है। आप जानते हैं कि ये मरुस्थल में होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। दोस्तों लाइकेन, आपको क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। पिछला जो सेट था उसमें भी ये प्रश्न आया था, तो हमने आपको बताया था कि लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल दोनों आपस में क्या होते हैं, सहजीवी संबंध में रहते हैं। सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। हमने बताया था कि तालाब नदी किनारे जो हरे हरे घास होते हैं छोटे, उसे लाइकेन करते हैं, ये सहजीवी संबंध में होते हैं। अब ये कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे और शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहेंगे। यानी लाइकेन एक आप मजाक के तौर पे कह सकते हैं लाइकेन का पहला पहला प्यार है कवक और शैवाल। ठीक है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है तो लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है। तो आपका इसका आंसर आपका ऑप्शन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी जो है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी है गैस प्रदूषण और ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। तो हमने आपको बताया कि ये वायु प्रदूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में और भी हम जैसे जैसे सेट पढ़ेगा आपको नया नया चीजें बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका आंसर होगा। तो दोस्तों 28/12/2020 को एनटीपीसी सीबीटी 1 के शिफ्ट 2 में टोटल 12 प्रश्न पूछे गए थे जो आपके साइंस से थे। तो मैंने सारे प्रश्न को एक्सप्लेन किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा भी रहेगा आप अपना कमेंट जरूर करेंगे।